Assalamu alaikum aspirants. Welcome back to CSS 2025 Papers Solution Series. आज की सीरीज में हम CSS 2025 जनरल साइंस पेपर सोल्यूशन का पार्ट 2 देखेंगे, यानी हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए, इसके 4 पार्ट्स थे, 4 क्वेश्चंस थे. हम चारों क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू इट. इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था, व्हाट इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ. यानी ज़मीन के रोटेट और रिवॉल्व करने से कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, एंड एक्सप्लेन ब्रीफली. उनको थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है. तो ये हमारा जो फिजिकल साइंस वाला पोर्शन है, उसमें जो प्रोसेस ऑफ नेचर टॉपिक था, उसके ये फर्दर पॉइंट था रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. ठीक है, तो यही इसका आंसर था. अब मैं आंसर को थोड़ा रीड कर देती हूँ आपके लिए. Imagine a line passing through its center of mass. This imaginary line is called axis. Axis किसका है? ये ज़मीन का, अर्थ का. Earth spins around on this invisible line just like a top. The circular movement of Earth spinning around its axis, it is called the rotation. बेसिकली जैसे एक लट्टू घूमता है, इसी तरह जो अर्थ है वो इस अपनी इनविजिबल लाइन, जो अपना एक्सिस है, उसके गिर्द घूमती है. ठीक है, तो इस रोटेशन को, इस सर्कुलर मोशन को बेसिकली रोटेशन हम कहते हैं. अब ड्यू टू दिस रैशनल रोटेशनल क्वालिटी ऑफ अर्थ वी विटनेस डे एंड नाइट. अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि इफेक्ट क्या होता है इस रोटेशन से. डे एंड नाइट हमें पता चलते हैं. दिन और रात जो होते हैं ये रोटेशन की वजह से होते हैं. ठीक है, बिकॉज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लानट आर फेसिंग टूवर्ड्स सन और अवे फ्रॉम इट. व्हेन यू आर लोकेटेड ऑन द साइड वेयर यू कैन सी द सन एंड इट्स लाइट एंड हीट कैन रीच यू, इट्स डे टाइम. एंड व्हेन द अर्थ spins to take you away from sight of the sun where light and heat can't reach you anymore, it's night time. मतलब ऐसा है कि ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है. अब ज़मीन का जो हिस्सा सूरज की तरफ होगा उस पे दिन होगा, वहाँ पे लाइट डायरेक्ट पहुँच रही होगी, और जो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, उससे दूर होगा, वहाँ पे रात होगी, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट लाइट नहीं पहुँच पा रही होगी. ठीक है, उसके बाद इट टेक्स 24 आवर्स फॉर द अर्थ टू टर्न ऑल द वे अराउंड टू मेक अ सिंगल डे. अब 24 घंटे लगते हैं ज़मीन को अपने एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में. अब यहाँ पे जो इमेज और जो डायग्राम आपने ड्रॉ करनी थी वो ये थी. अर्थ ड्रॉ करनी है, उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक बात याद रखिएगा, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये थोड़ा सा टिल्टेड है, टेढ़ा है. ठीक है, और ये हमारे पास इसकी डायग्राम आ जाएगी. ठीक है, अब हमने रोटेशन पढ़ लिया, अब रेवोल्यूशन देखते हैं. अब आ गया. Although the Earth is rotating on its axis, at the same time it also revolves on orbits around Sun called revolution. ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द तो रोटेट कर रही है, उसी के साथ साथ सेम टाइम पे ये सन के गिर्द भी घूम रही है, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं. वन फुल ऑर्बिट ऑल द वे अराउंड द सन इज़ वन रेवोल्यूशन. एक पूरा ऑर्बिट जो सन के गिर्द है उसको रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन कहते हैं. अर्थ टेक्स 365.242 days to complete a revolution that makes up a whole year. तकरीबन एक पूरा साल लगता है ज़मीन को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए. अब यहाँ पे ये डायग्राम आप ड्रा कर सकते हैं. दरमियान में सन आ गया, इसके गिर्द अर्थ रिवॉल्व करिए, एक जो है वो लाइन से ड्रा कर दें और यहाँ पे अर्थ बना दें. ठीक है, अब यहाँ पे ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ऐड करना चाहें तो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, ना भी करें देन इट्स फाइन. दैट अर्थ इज़ नॉट सिटिंग विद स्ट्रेट पोस्चर, इट्स एक्सिस इज लिटिल टिल्टेड. मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक्सिस थोड़ा सा टिल्टेड है. This tilt made one part of Earth lean towards sun while other part leaning away. इससे क्या होता है कि एक पार्ट जो अर्थ का है वो लीन कर रहा होता है, झुकाव उसका होता है सन की तरफ, दूसरा उससे ऑपोजिट होता है. ड्यू टू दिस एंगल सोलर एनर्जी रीचिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ इज नॉट कॉन्स्टेंट बट वेरीज ड्यूरिंग द ईयर. इस वजह से वो जो सूरज की रोशनी आ रही होती है, जो शुआएं आ रही होती हैं, जो एनर्जी आ रही होती है, वो पूरी अर्थ पे सेम नहीं होती. ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम द नॉर्दर्न हेमस्फेयर इज leaning towards sun while southern is leaning away and vice versa. मतलब एक ही टाइम पे जो नॉर्दर्न और सर्दर्न ऑपोजिट हेमस्फीयर्स है ना, तो एक सूरज की तरफ होते हैं और दूसरा उससे ऑपोजिट होते हैं. ठीक है, दिस इज वाई वी हैव डिफरेंट सीजन एंड वाई सीजन्स आर ऑपोजिट इन नॉर्दर्न एंड सर्दर्न हेमस्फेयर. इसकी वजह से हमारे सीजन्स बनते हैं. ठीक है, अब सीजन्स किसकी वजह से बन रहे हैं? रेवोल्यूशन की वजह से. यानी रेवोल्यूशन का इफेक्ट क्या है? सीजन आते हैं हमारे पास.
Part of Earth leaning towards sun causes summer and days are long, while part leaning away experiences cold climate with shorter days. अब जो हिस्सा सूरज की तरफ है वहाँ पे समर होगा और उसमें दिन लंबे होते हैं, और जो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा वहाँ पे रात होगी, सॉरी रात तो होनी है, वहाँ पे हमारे पास जो है विंटर होगा या कोल्ड डेज होंगे, और वहाँ पे दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। यहाँ पे ये वाला डायग्राम आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, दिसंबर सोलेस्टिस, ये साइड पे जून सोलेस्टिस है, मार्च इक्वेनिक्स, सितंबर इक्वेनिक्स। ठीक है, दिसंबर में लॉन्गेस्ट नाइट आती है और जून में लॉन्गेस्ट डे हमारे पास आता है। ठीक है, तो ये इसी तरह से स्प्रिंग, विंटर, फॉल, समर, ये हमारे सीजन्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। इसी तरह से हमारे पास सोलिस्टस, इक्वेनिक्स, इसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो मैं ये आपके लिए एक तो रीड कर देती हूँ। ठीक है, पॉइंट ड्यूरिंग अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन एट विच सन इज एट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेलेस्टियल इक्वेटर। सोलिस्टस वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे सन से दूर तरीन होती है अर्थ, ये देखें दिसंबर में और जून में। और इक्वेनिक्स होते हैं पॉइंट ड्यूरिंग अर्थ्स ऑर्बिट अराउंड द सन एट विच द सन इज एट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेलेस्टियल इक्वेटर, जहाँ पे ये करीब तरीन होती है, ये मार्च इक्वेनिक्स और सितंबर इक्वेनिक्स। Solstice is characterized by either an extremely long night or an extremely short day। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिसंबर में जो है वो लॉन्गेस्ट नाइट होती है और जून में लॉन्गेस्ट डे होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए जनवरी पेरफिलन और जुलाई एफिलन फारदेस्ट अवे फ्रॉम सन होते हैं जुलाई में, और जनवरी में नियरेस्ट या क्लोजेस्ट टू द सन होता है। ये भी एक एडिशनल पॉइंट है, ऐड करना चाहें तो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। व्हाट इफेक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, एक्सप्लेन ब्रीफली। अब इसके बाद इसका सेकंड देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन था कि डिस्क्राइब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, गिव इट्स टाइप्स एंड एक्सप्लेन देयर एप्लीकेशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स थ्रू स्पेस और अ मीडियम। ये एक टाइप ऑफ एनर्जी है जिसकी जो ट्रैवल करती है किस फॉर्म में? वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, लहरों की फॉर्म में, थ्रू स्पेस, स्पेस या मीडियम से, खाली जगह से या किसी भी मीडियम से। इट कंटेन्स बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स होती हैं। देयर स्पीड ऑफ प्रोपगेशन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ये मूव करती है। अब इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इंफ्रारेड वेव्स है, विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट रेज है, एक्स रेज है, गामा रेज है। ठीक है, ये इसकी टाइप्स हैं। अब यहाँ पे मैंने ये चार्ट की फॉर्म में लिखी है ताकि याद करना ईजी रहे। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो रेडियो वेव्स की होती है 30 बिलियन या 30 गीगाहर्ट्ज। माइक्रोवेव्स की जो है वो 3 गीगाहर्ट्ज से होती है 50 ट्रिलियन गीगाहर्ट्ज तक। इंफ्रारेड की 30 ट्रिलियन हर्ट्ज से होती है 400 ट्रिलियन हर्ट्ज। विजिबल लाइट की 400 ट्रिलियन हर्ट्ज से 800 तक होती है। अल्ट्रावायलेट की 90 पीटा हर्ट्ज से हमारे पास 790 टेरा हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, उसके बाद एक्सरेज की हमारे पास 30 एक्सा हर्ट्ज से लेके 30 पीटा हर्ट्ज तक होती है। और जो गैमा रेज की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास 10 जो है ई हर्ट्ज से ग्रेटेस्ट होती है। ये इसकी फ्रिक्वेंसी है। वेवलेंथ की बात करें तो रेडियो वेव्स की 100 से ज़्यादा है। फिर अगर माइक्रोवेव्स की बात करें तो माइक्रो छोटी होती हैं, तो 10 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर के दरमियान होती है। इंफ्रारेड की 100 मिलीमीटर से 740 नैनोमीटर तक होती है। विजिबल लाइट की 380 नैनोमीटर से 740 नैनोमीटर तक होती है। अल्ट्रावायलेट की 10 नैनोमीटर से हमारे पास 400 नैनोमीटर तक। इसी तरह एक्सरेज की 0.01 नैनोमीटर से हमारे पास 10 नैनोमीटर तक। और गैमा रेज की सबसे कम होती है 0.01 नैनोमीटर से भी कम इसकी वेवलेंथ होती है। अब उसके बाद ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं? रेडियो वेव्स हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्कल से या कूल ऑब्जेक्ट से। उसके बाद माइक्रोवेव्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या कूल ऑब्जेक्ट सेम। इसी तरह इंफ्रारेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये वार्म ऑब्जेक्ट्स या सन से। विजिबल लाइट हॉट ऑब्जेक्ट्स सन या एलईडी से। अल्ट्रावायलेट वेव्स रेज या वेव्स हमारे पास गैस डिस्चार्ज या वेरी हॉट ऑब्जेक्ट से। एक्सरेज फास्ट हिटिंग इलेक्ट्रॉन्स विद मेटल, जब जो तेज़ी से दौड़ते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल से टकराती हैं तब। गामा रेज हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर जब डिके हो रहा होता है, ख़त्म हो रहा होता है, उस टाइम ये प्रोड्यूस होती है। और कैन काज, अब ये क्या काज करते हैं, इनके इफेक्ट्स बेसिकली क्या हैं? तो एक्सपोजर इज सेफ अंटिल नॉट वेरी कंसनट्रेटेड। एक्सपोजर इनका
तकरीबन सेफ़ है, ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। माइक्रोवेव्स ये जो है रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड के दरमियान में आती हैं। जो इंफ्रारेड हैं ये माइक्रोवेव और विजिबल लाइट के दरमियान में आती हैं। अब यहाँ पे इनका ये जो चार्ज है ना, पहली इनका इतना नुकसान नहीं है। अब ये अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज़ और गामा इनके जो है वो प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट हैं तो वो स्किन कैंसर या स्किन बर्न या सन बर्न का कॉज़ बन सकती हैं। एक्स रेज़ जो हैं वो सेल डिस्ट्रक्शन, सेल म्यूटेशन और कैंसर कॉज़ कर सकती हैं। गामा रेज़ भी सेल डिस्ट्रक्शन, सेल म्यूटेशन और कैंसर का सबब बन सकते हैं। अब यहाँ पे इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें, या जैसे कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था उसकी एप्लीकेशंस बताएं, तो फंक्शन एप्लीकेशन काइंड ऑफ सेम थिंग। तो यहाँ पे फंक्शन की बात करें तो यूज फॉर कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग वॉइस, डाटा एंड इंटरटेनमेंट मीडिया, आई टीवी एंड रेडियो, ये रेडियो वेव्स की बात हो रही है। उसके बाद हमारे पास सेकंड थी माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स हमारे पास यूज़ होती हैं लार्ज बैंडविड्थ कम्युनिकेशन, रडार के लिए, सैटेलाइट के लिए, टेलीफोन के लिए, या हीटिंग ऑफ फूड इन माइक्रोवेव ओवन में जब वो फूड होती है, हीट हो रही होती है, तो तब भी यही यूज़ होती हैं। इंफ्रारेड वेव्स की बात करें या रेज़ की बात करें तो वो इनविजिबल होती हैं ह्यूमन आई के लिए। ये रिकॉग्नाइज़ की जाती हैं हीटिंग के थ्रू। ये यूज़ किस में होती हैं बेसिकली? रिमोट कंट्रोल में यूज़ होती हैं, नाइट विजन में यूज़ होती हैं और एस्ट्रोनॉमी में भी यही यूज़ होती हैं। अब विजिबल लाइट की बात करें तो ऑर्डर ऑफ कलर्स इन लाइट अरेंज्ड फ्रॉम शॉर्टर वेवलेंथ टू लॉन्गेस्ट इज कॉल्ड विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है, ये तो ऑफ कोर्स विजिबल लाइट की बात हो रही है, तो ये डिफरेंट जगह पे यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास था अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट हमारे पास यूज़ होती हैं फूड और ड्रग कंपनीज़ में। वो इसको यूज़ करती हैं लैंप्स को, ताकि प्रोडक्ट को, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टरलाइज किया जा सके। डॉक्टर यूज़ करते हैं विटामिन डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए। और लास्ट हमारे पास गैमा रेज़ की एप्लीकेशन है कि ये कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या टू स्टरलाइज मेडिकल इक्विपमेंट या रेडियो एक्टिव ट्रेसेस में ये यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट आर ह्यूरिकेन्स, हाउ दे आर फॉर्म्ड एंड व्हाट लेवल ऑफ डैमेज दे कैन प्रोड्यूस। कि ह्यूरिकेन्स क्या हैं, किस तरह ये बनते हैं, ये किस तरह का डैमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो याद रखें, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ह्यूरिकेन और इवन कि यहाँ पे और भी टाइफोन्स, ये सारे सेम जो है चीज़ का नाम है। इसका क्या है कि इट इज़ अ रैपिडली रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्रेशर सेंटर, स्ट्रॉन्ग वाइंड्स एंड हैवी रेन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हवा तेज़ी से घूम रही है। ठीक है। उसमें क्या है कि जो सेंटर है वो लो प्रेशर होता है, उसमें बहुत तेज़ हवाएं होती हैं और उसमें तेज़ बारिश भी होती है। इट फॉर्म्स ओवर वार्म ओशन वाटर्स नियर द इक्वेटर। ये वार्म ओशन, जो गर्म पानी के जो समंदर है वहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है। उसके बाद वेल डिफाइंड सर्कुलेशन विद वाइंड स्पीड एक्सेडिंग 74 माइल्स पर आवर। ये हमारे पास इसकी ऑलमोस्ट एक स्पीड बता दी गई है कि 74 माइल्स पर आवर या 119 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रोटेट करते हैं। उसके बाद दीज इंटेंस स्टॉर्म्स आर नॉन बाय डिफरेंट नेम्स इन वेरियस रीजन्स। इनके नेम डिफरेंट हैं डिफरेंट रीजन्स में। ह्यूरिकेन्स ये अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में कहा जाता है। टाइफोन इसे वेस्टर्न पैसिफिक में कहते हैं। साइक्लोन इसे इंडियन और साउथ पैसिफिक ओशन में कहते हैं। ठीक है, तो ये एक ही चीज़ के डिफरेंट नेम्स हैं। ये इसके डायग्राम है, दरमियान में आई होती है, उसके गिर्द आई वॉल है, देन रेन बॉन्ड्स हैं। ठीक है। इसको डिफाइन करना चाहें तो आई बेसिकली सबसे कामेस्ट पार्ट होते हैं स्टॉर्म का, क्योंकि इसमें प्रेशर सबसे कम होता है ना, हमने बात की अभी पीछे, लो प्रेशर सेंटर होते हैं। उसके बाद वाइंड डू नॉट एक्सीड, यहाँ पे वाइंड की स्पीड कम होती है। इसकी ये टिपिकली 10 से 32 किलोमीटर के दरमियान ही इसकी आई होती है। आई वाल की बात करें तो यहाँ पे फिर स्ट्रॉन्ग वाइंड गेट्स एज क्लोज एट एज इट कैन बी द आई वॉल। ये बेसिकली जैसे एक आँख की बाहर ये एक दीवार बन जाती है और ये बहुत यहाँ पे वाइंड जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ रिंग ऑफ इंटेंस थंडरस्टॉर्म सराउंडिंग द हरिकेन सेंटर वेयर द स्ट्रॉन्गेस्ट वाइंड, हैवीएस्ट रेनफॉल एंड मोस्ट सिवियर वेदर कंडीशंस आर कंसंट्रेटेड। मतलब यहाँ पे वो जो वेदर है वो ख़राब तरीन होता है। यहाँ की जो वाइंड स्पीड है वो तकरीबन 100 माइल पर आवर या 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी एक्सीड कर जाती है। ये आईवाल की बात हो रही है। इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। ये सबसे डेंजरस पार्ट होता है ह्यूरिकेन का। अब अगर हम साइज़ की बात करें ह्यूरिकेन की तो अबाउट 300 माइल होता है। ठीक है, या जिसको 483 किलोमीटर भी कहा जा सकता है। तो साइज़ इज़ नॉट ओनली इंडिकेशन ऑफ ह्यूरिकेन इंटेंसिटी। मतलब ऐसा नहीं आप कह सकते कि साइज़ ज़्यादा है तो वो बहुत इंटेंस होगा, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी डिपेंड कर रही होती है उसकी वो स्पीड पे बेसिकली।
अब इसके इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि डैमेज किस तरह का ये प्रोड्यूस करते हैं, तो ये वो डैमेज या इफेक्ट की बात होगी। तो इसके डिस्ट्रक्शन डिपेंड करती है इंटेंसिटी, साइज़ और लोकेशन पे, ठीक है। और मेन इफ़ेक्ट्स इसमें आ जाते हैं, एक तो हैवी रेन आ जाता है, स्ट्रॉन्ग वाइंड आ जाती है, टोर्नाडोज आ जाते हैं, लार्ज स्टॉर्म सर्जेस आ जाती हैं, ठीक है, उसमें लैंडफॉल। तो उसमें क्या होता है कि एक्सट्रीम एक तो इरोजन हो जाती है कोस्ट के पास पास, ठीक है। हैवी रेनफॉल्स की वजह से मड स्लाइड्स हो सकती हैं, लैंड स्लाइड्स हो सकती हैं पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। तो इवन के कहा जाता है कि ग्लोबली तकरीबन 2 मिलियन लोग जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से मर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास लास्ट पार्ट जो था इस क्वेश्चन का, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन वो था कि एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स बेसिकली क्या होते हैं, इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो फसलों में यूज़ होते हैं, और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं बेसिकली स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होते हैं केमिकल्स। तो इन दोनों में जिसमें नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड्स अगर हम यूज़ करें, तो इसके फ़ायदे और नुकसानात बताने हैं। तो फ़ायदे की अगर हम बात करें, तो नाइट्रोजन कैन increase crop yields and protein content by encouraging the development of foliage. In case of cereals, it tends to produce limpens in seeds and it tends to produce succulent or tenderness in the plant. बेसिकली बात ये हो रही है कि नाइट्रोजन अगर ऐड किया जाता है फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड्स में, तो ये जो ओवरऑल जो क्रॉप की पैदावार है, जो यील्ड है, उसको बढ़ाती है, ठीक है। और उसमें जो प्रोटीन्स की मिकदार होती है उसको भी इंक्रीज़ कर देती है ड्यू टू क्रिएशन ऑफ डिफरेंट तरह के, जैसे ये लंपेन्स की बात हो रही है, सुसिलीन की बात हो रही है, इसकी वजह से, ठीक है। सेकंड पॉइंट आ गया कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड्स कैन हेल्प मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर एंड इम्प्रूव वाटर रिटेंशन। एक तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जरखेज़ी है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। दूसरा वाटर रिटेंशन, कि कितना पानी उसमें रहता है कितनी देर तक, उसको वाटर रिटेंशन कहा जाता है, तो उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। और इसका थर्ड पॉइंट होगा कि नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू लीव्स एंड शूट्स of the plants that otherwise acquire a light green and yellow color and die off early. इसमें नाइट्रोजन बेसिकली क्या करता है कि जो लीव्स हैं उनका कलर जो है वो ग्रीन करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि बेसिकली ग्रीन लीव्स इंडिकेट करते हैं हेल्थ ऑफ द प्लांट की, ठीक है। अगर वो येलो या लाइट ग्रीन हो जाए तो वो जल्दी मुरझा जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइंट है कि नाइट्रोजन प्लेज अ की रोल इन इंक्रीजिंग क्रॉप रेजिलियंस बाय नरिशिंग देयर ग्रोथ एंड हेल्थ। उसको ग्रोथ और हेल्थ जो है वो भी नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। नेचुरल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कैन हेल्प अवॉइड ओवर फर्टिलाइजेशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इससे क्या होता है कि अगर नेचुरल आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो उससे ओवर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है। जितनी ज़रूरत होती है उतनी ही वो क्रॉप्स में डाली जाती है। लास्ट इसमें पॉइंट आ जाएगा कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कैन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स ग्रेजुअली एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव कर देंगे, उसमें न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो along with killing insects, excess nitrogen kills small roots and makes plant more susceptible to root decay and nematodes. अब क्या होते हैं कि जो कीड़े मारने होते हैं वो तो मरते ही मरते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि फ़ायदेमंद होती हैं प्लांट्स के लिए, तो वो भी मर जाती हैं ऐसे। When extra nitrogen in insecticides and fertilizers seeps down to the groundwater or enter waterways, contaminates them with nitrates, not only hampering the quality of water for drinking but also being hazardous for the aquatic life. अब क्या होता है कि जब ये एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ऐड कर दिया जाता है इंसेक्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स के थ्रू, तो क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर होते हैं, ज़ेर ज़मीन पानी होते हैं, या ये पानी के डिफरेंट जो चैनल्स है उसमें जब ये ऐड होता है तो वो पानी को ख़राब कर देता है, कंटामिनेट कर देता है, जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ वाटर डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। वो ड्रिंकिंग के लिए भी नुकसानदा हो जाता है और जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी में रहने वाली मखलूक है, उसके लिए भी नुकसानदा हो जाता है। लाइकवाइज इट कैन मेक सॉइल मोर acidic and less fertile by harming soil microbes and natural material. ये इससे ज़मीन की ज़रखेज़ी भी कम हो जाती है, ज़्यादा एसिडिक ज़मीन हो जाती है, ठीक है। Nitrogenous fertilizers and insecticides can be responsible for causing algae blooms which can decrease oxygen levels in water and kill fish and other aquatic organisms. इससे क्या होता है
ये एल्गी जो है वो ज़्यादा बढ़ती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल जो पानी में होते हैं वो कम हो जाता है। जब ऑक्सीजन पानी में कम होगी तो पानी के अंदर वाले जो जानवर हैं ऑफ कोर्स उनके लिए बहुत नुकसान होगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू मच नाइट्रोजन कैन बर्न प्लांट्स एंड रिड्यूस क्रॉप यील्ड। इसकी वजह से अगर ज़्यादा नाइट्रोजन डाल दी गई है तो प्लांट जो है वो जल जाएंगे और उससे क्रॉप यील्ड भी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यानी सेकंड पार्ट जो हमारा था जनरल साइंस एंड एबिलिटी पेपर का, वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।